Hello everyone, welcome to the radiology room classes. This is the second part of our MCQ series of 500 MCQs for MRI. You can also join this Telegram channel, the radiology room. For joining the Telegram channel, the link is given in the description box. So हम स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस जो हैं स्टार्टिंग के, वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का उसके अंदर डिस्कस कर लिए। 26 क्वेश्चन है, आफ्टर द RF पल्स इज टर्न ऑफ व्हाट डू दी प्रोटॉन्स डू। RF पल्स को टर्न ऑफ करने के बाद प्रोटॉन्स के साथ क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट, रीअलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड एमिट सिग्नल्स, मूव आउट ऑफ द स्कैनर और एब्जॉर्ब मोर एनर्जी। जब हम RF पल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो RF पल्स को टर्न ऑफ करने के बाद प्रोटॉन जो होते हैं फिर से Z एक्सिस के अंदर क्या करते हैं, अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि रीअलाइन करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और क्या करते हैं, एमिट करते हैं सिग्नल्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, रीअलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड एमिट सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज T1 रिलैक्सेशन इन MRI। T1 रिलैक्सेशन क्या होता है MRI के अंदर? टाइम टेकन टू रीअलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, time taken for longitudinal magnetization to recover, time for the signal decay and time for protons to emit X-ray। T1 relaxation का मतलब होता है कि time taken by the longitudinal magnetization to recover, कि longitudinal magnetization जो कि Z एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको रिकवर करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं T1 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन टाइम हम इसको बोलते हैं, या फिर और हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम भी हम इसको बोलते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइम टेकन फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू रिकवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डज द T2 रिलैक्सेशन रेफर टू? टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी, टाइम फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू डिके, realignment of the protons with the magnetic field, और टाइम टेकन फॉर रेडियो वेव्स टू बी एब्जॉर्ब्ड। T2 रिलैक्सेशन क्या होता है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को डीके होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं T2 रिलैक्सेशन टाइम। सो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। T2 रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। T2 रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पिन रिलैक्सेशन। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न कि T2 को स्पिन, और जो T1 रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। अब आप इसको किस तरीके से इजीली लर्न कर सकते हैं, T2 जो है उसके अंदर 2 बार 2 आ रहा है, और इसके अंदर क्या होगा, स्पिन जो है वो 2 बार आएगा। तो स्पिन दैट इज इसके अंदर स्पिन 2 बार रिपीट हो रहा है किसके अंदर, T2 के अंदर। तो T2 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन, एंड T1 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। सो द टाइम टेकन फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू डीके इज नोन एज T2 रिलैक्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, T2 रिलैक्सेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मैग्नेटिक इन क्लिनिकल MRI स्कैनर्स इज टिपिकली, जो मेन मैग्नेट होती है क्लिनिकल MRI स्कैनर्स के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0.5 to 0.3 to 0.5 टेस्ला, 1.5 to 3 टेस्ला, 10 to 20 टेस्ला और 100 टेस्ला। जो क्लिनिकल MRI स्कैनर्स होते हैं उनके अंदर जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ MRI मैग्नेट की, वो होती है हमारी 1.5 to 3 टेस्ला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, 1.5 to 3 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द सिग्नल डिटेक्टेड इन MRI जनरेटेड बाय, जो सिग्नल हम MRI में डिटेक्ट करते हैं वो किससे जनरेट होता है? एमिशन ऑफ एक्सरेज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियर डीके। जो सिग्नल डिटेक्ट होता है MRI के दौरान वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से, फ्रॉम द प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स। जो प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स होता है उससे हमें मिलता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और उसी सिग्नल को जो है MRI डिटेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेडियंट कॉइल इन MRI आर यूज टू, ग्रेडियंट कॉइल जो MRI में यूज़ की जाती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? कूल डाउन द पेशेंट, अलाइन द मेन मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली एनकोड द MRI सिग्नल, और इंक्रीज द पावर ऑफ द RF पल्सेस।
ग्रेडियंट कॉइल जो है एमआरआई के अंदर, उसको यूज़ किया जाता है स्पेशली एनकोड करने के लिए एमआरआई सिग्नल को। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट कॉइल्स होता क्या है। जो ग्रेडियंट कॉइल होती है वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती है, जिन्हें प्लेस किया जाता है कहाँ पे, जो एमआरआई स्कैनर होता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को प्लेस किया जाता है। ये जो कॉइल्स होती है, ग्रेडियंट कॉइल्स जो होती है, ये क्या होती है, स्मॉल होती है, लीनियरली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर होता है, जो कि सुपर इम्पोज करता है किसके ऊपर, मेन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ग्रेडियंट कॉइल जो होती है वो स्मॉल लीनियरली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दैट सुपर इम्पोजेज ऑन दी मेन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बी नॉट जो है हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज करती है। हमारे पास हम तीन टाइप की जो है ग्रेडियंट कॉइल्स का मेनली यूज़ करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड ग्रेडियंट कॉइल्स होती है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो ग्रेडियंट कॉइल होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होती है। जो वाई एक्सिस के अलोंग जो ग्रेडियंट कॉइल होती है वो होती है फ्रंट टू बैक। पेशेंट के रेस्पेक्ट में हम ये बात करें फ्रंट टू बैक। एंड जो जेड एक्सिस होती है वो होती है हेड टू फुट के डायरेक्शन में। तो ये होगी हमारी तीन टाइप की ग्रेडियंट कॉइल जो हम यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड दी जेड एक्सिस के अलोंग हम ग्रेडियंट कॉइल जो है यूज़ करते हैं। अब इन तीनों कॉइल्स का फंक्शन क्या होता है, जो जेड एक्सिस के अलोंग होती है, जेड एक्सिस के अलोंग जो कॉइल होती है, जेड एक्सिस के अलोंग जो ग्रेडियंट कॉइल होती है वो होती है स्लाइस सिलेक्शन के लिए। स्लाइस के सिलेक्शन के लिए जो होती है जेड एक्सिस के अलोंग कॉइल होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। ओके, देन होती है हमारे पास दूसरी होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट कॉइल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड आउट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रीड आउट ग्रेडियंट। एंड दिस फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट, ये जो फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट होती है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है हर एक लोकेशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ईच लोकेशन हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच शिफ्ट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ एमआर सिग्नल अकॉर्डिंगली। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट का फंक्शन। तीसरी कौन सी होती है हमारे पास, फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट। फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट जो होता है अप्लाई करता है टेम्परेरी ग्रेडियंट अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस, जैसे कि वाई एक्सिस के अलोंग जो स्लाइस सिलेक्शन होती है ये होती है जेड एक्सिस के अलोंग एक्स वाई जेड, ये होती है एक्स वाई जेड। जो फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग होती है वो जेड एक्सिस के अलोंग होती है। फेज एनकोडिंग जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती है। एंड और स्लाइस सिलेक्शन जो होती है वो जो फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग होती है वो होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, जो फेज एनकोडिंग होती है वो होती है वाई एक्सिस के अलोंग, और जो स्लाइस सिलेक्शन होती है वो होती है जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गई हमारी तीन कॉइल्स, स्लाइस सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एंड दी फेज एनकोडिंग। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट कॉइल के बारे में ही, और हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेडियंट कॉइल के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके। जो ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं इनकी तीन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, ग्रेडियंट कॉइल के। पहला है हमारा कि जो ग्रेडियंट कॉइल होती है इसके अंदर क्या होती है, फास्ट स्विचिंग होती है। फास्ट स्विचिंग एबिलिटी इनके पास होती है। फास्ट स्विचिंग एबिलिटी ये क्या होती है, टर्न ऑफ हो जाती है रैपिडली टू स्विच ऑफ द इमेजिंग प्लेन्स क्विकली। इमेजिंग प्लेन्स को स्विच ऑफ करने के लिए क्विकली इनके अंदर क्या होती है, फास्ट स्विचिंग एबिलिटी होती है। ये हो गया इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रेडियंट कॉइल का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेडियंट स्ट्रेंथ। जो ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होती है उसको हम मेज़र करते हैं किसके अंदर, मिली टेस्ला पर मीटर के अंदर ग्रेडियंट स्ट्रेंथ जो होती है इसको मेज़र किया जाता है। जितनी ज़्यादा ग्रेडियंट स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा हमें, स्पेशियल रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ग्रेडियंट स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा, स्पेशियल रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रेडियंट कॉइल का, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है स्लू रेट। अब स्लू रेट क्या होता है, स्लू रेट का सिंपल मतलब है कि कितनी फास्ट हम ग्रेडियंट जो है उसको हम चेंज कर पा रहे हैं, हाउ फास्ट ग्रेडियंट चेंजेस, की ग्रेडियंट जो है वो कितना फास्ट चेंज होता है। और ये जो स्लू रेट है ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है इमेजिंग की स्पीड को,
और उसकी क्वालिटी को। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखे हमने, स्लू रेट, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ एंड द फास्ट स्विचिंग एबिलिटी ऑफ द ग्रेडियंट कॉइल्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है। ग्रेडियंट कॉइल जो है हमारे पास, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। ग्रेडियंट कॉइल जो है इसकी पहली लिमिटेशन होती है कि जो हम फास्ट स्विचिंग एबिलिटी जो होती है इसके पास, उसकी वजह से क्या होता है, फास्ट स्विचिंग एबिलिटी होने की वजह से इसके अंदर नॉइज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एमआरआई के अंदर जो हमें नॉइज़ देखने को सुनने को मिलती है वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं ग्रेडियंट कॉइल की वजह से होती है, और वो भी रैपिड स्विचिंग की वजह से। दूसरा हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एडी करंट्स। ये जो ग्रेडियंट कॉइल होती है इनके, ये क्या करते हैं, जो सराउंडिंग कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनके अंदर ईडी करंट को ये प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा जो हमें इनका लिमिटेशन देखने को मिलता है, नर्व स्टिमुलेशन। क्या कॉज करते हैं, ये नर्व स्टिमुलेशन को कॉज कर देते हैं। अगर फास्ट ग्रेडियंट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, नर्व स्टिमुलेशन कॉज करता है। नॉइज़, एडी करंट एंड नर्व स्टिमुलेशन आर द लिमिटेशंस ऑफ द ग्रेडियंट कॉइल। तो ये हो गया ग्रेडियंट कॉइल के बारे में। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ग्रेडियंट कॉइल जो होती है एमआरआई में, उसको हम यूज़ करते हैं स्पेशली एनकोड करने के लिए सिग्नल्स को। किससे, जो हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अंदर, जो तीनों एक्सिस के अंदर जो ग्रेडियंट कॉइल प्रेजेंट होती है, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग, फेज एनकोडिंग और स्लाइस सिलेक्शन, इन तीनों से हम क्या करते हैं, स्पेशली एनकोड करते हैं एमआरआई सिग्नल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। T1 रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं। अभी हमने देखा कि T1 रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, और T2 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन। T2 2 आ रहा है इसके अंदर, तो स्पिन स्पिन क्या हो जाएगा, T2, और स्पिन लैटिस क्या हो जाएगा, T1 रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये भी मैंने आपको बताया कि T2 रिलैक्सेशन स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। व्हाट इज़ द के स्पेस इन एमआरआई। के स्पेस क्या होता है एमआरआई के अंदर, इमेजिंग स्पेस होता है, स्ट्रॉन्ग एरिया होता है पेशेंट डेटा के लिए, डेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द स्पेशल फ्रीक्वेंसी और द गेंटर स्पेस। जो के स्पेस होता है एमआरआई के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है डेटा मैट्रिक्स को, विच रिप्रेजेंटिंग द स्पेशल फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में के स्पेस होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि के स्पेस होता क्या है। के स्पेस जो है एक इमेजिनरी स्पेस होता है। क्या होता है के स्पेस जो है एक इमेजिनरी स्पेस है, ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी स्पेस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स अ रो डेटा मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, के स्पेस जो है रो डेटा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है एमआरआई के अंदर। एंड के स्पेस जो है ये क्या होता है, स्टेज होती है बिटवीन, किस किस के बीच की स्टेज होती है, रिसेप्शन ऑफ सिग्नल को जब हमने रिसेप्ट किया, सिग्नल जो हमने लिया वो, एंड इमेज का फॉर्मेशन, जब हमने सिग्नल को एक्सेप्ट किया, रिसेप्ट किया, सिग्नल का रिसेप्शन हुआ एंड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, उन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, के स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर रो डेटा मैट्रिक्स को हम कलेक्ट करते हैं, जो कि क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है। ये जो रो डेटा होता है जो कि के स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और किससे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम, किस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका यूज़ करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम जो है उसका यूज़ किया जाता है इसके लिए। एंड के स्पेस जो है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जो इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उसको आपको के स्पेस से कंपेयर नहीं करना। जो के स्पेस है और जो रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं के पिक्सल के अंदर, उसको इससे आपको कंपैरिजन नहीं करना। और एक और चीज़, जो के स्पेस होता है इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के स्पेस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होती है ये होती है हमारी फेज एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होती है ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस। जो के स्पेस का सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है के स्पेस का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है इमेज के कॉन्ट्रास्ट को। के स्पेस का सेंटर वाला पार्ट, सी से कॉन्ट्रास्ट और सी से सेंटर। तो सेंटर वाला जो पार्ट है के स्पेस का वो किसको बताएगा, कॉन्ट्रास्ट को। और जो पेरीफेरी वाला पार्ट जो होता है के स्पेस का वो किसको बताता है, रेजोल्यूशन को। किसको बताता है, रेजोल्यूशन को। और जितनी लाइंस फिल होगी के स्पेस के अंदर उतनी ही हमें क्या रिक्वायर होंगे, फेज एनकोडिंग स्टेप्स हमें रिक्वायर होंगे किसके अंदर,
के स्पेस के अंदर। फेज एनकोडिंग स्टेप का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ टी आर हम यूज़ कर रहे हैं। टी आर और टी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द के स्पेस। तो के स्पेस क्या है हमारे के अंदर, डेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द स्पीचुअल फ्रिक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये मैंने आपको बता दी थी, सेंटर ऑफ के स्पेस कंटेंट्स हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, लो फ्रिक्वेंसी डेटा, नॉइज और स्पीचुअल रिजोल्यूशन। जो सेंटर होता है के स्पेस का उसके अंदर क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी डेटा होता है। क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर रीजन ऑफ द के स्पेस डिटरमाइन। जो आउटर रीजन होता है के स्पेस का वो क्या डिटरमाइन करता है, इमेज कॉन्ट्रास्ट, सिग्नल टू नॉइज रेशो, इमेज रिजोल्यूशन एंड फाइन डिटेल्स और स्लाइस थिकनेस। जो आउटर रीजन होता है के स्पेस का वो किसको डिटरमाइन करता है, स्पीचुअल रिजोल्यूशन को एंड फाइन डिटेल्स को। और जो सेंटर होता है वो डिटरमाइन करता है किसको, कॉन्ट्रास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द डेटा इन के स्पेस इज कलेक्टेड ड्यूरिंग। जो के स्पेस है हमारा उसके अंदर जो अब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हम किस टाइम पे कलेक्ट करते हैं, इको टाइम, रिपीटेशन टाइम, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग और दी ग्रेडियंट रिवर्सल। ग्रेडियंट रिवर्सल। तो डेटा जो होता है के स्पेस के अंदर वो कब कलेक्ट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग के टाइम पे। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग को जब हम अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे जो है के स्पेस को जो है कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द के स्पेस इन एमआरआई। एमआरआई में के स्पेस क्या होता है, इमेज स्पेस, स्टोरेज एरिया फॉर पेशेंट डेटा, डेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द स्पीचुअल फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया सी होगा, डेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द स्पीचुअल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द के स्पेस कंटेन्स लो फ्रीक्वेंसी डेटा। क्वेश्चन नंबर 40, आउटर रीजन ऑफ द के स्पेस डिटरमाइन। आउटर पार्ट जो होता है के स्पेस का वो स्पीचुअल रिजोल्यूशन एंड फाइन डिटेल्स। डेटा इन के स्पेस फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग के दौरान। द फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट फिल्स विच एक्सिस ऑफ द के स्पेस। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट जो होता है वो कौन से एक्सिस को फिल करता है, के स्पेस के। फेज एक्सिस, सेलेक्ट एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एक्सिस और दी T1 एक्सिस। जो फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट होता है वो फिल करेगा किसको, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को। और जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस को फिल करता है। और जो एक्स एक्सिस होता है उसको कौन फिल करता है, फेज एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 43, द एक्सिस ऑफ द के स्पेस इज फिल्ड वन लाइन एट अ टाइम ड्यूरिंग द स्कैन। स्लाइस सिलेक्शन एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एक्सिस, फेज एनकोडिंग एक्सिस और द टाइम एक्सिस। इसका आंसर होगा फेज एनकोडिंग एक्सिस, जो कि किसके अलोंग होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस जो होती है के स्पेस की वो एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे एक ही जो है लाइन जो होती है फिल होती है, फेज एनकोडिंग एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन नंबर 44, इफ फ्यूअर लाइन इन के स्पेस आर फिल्ड व्हाट इज द लाइकली रिजल्ट। अगर केवल कुछ ही लाइंस फिल हो के स्पेस के अंदर तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, शार्पर इमेज, लॉन्गर स्कैन टाइम, रिड्यूस रिजोल्यूशन और हायर SNR। अगर हम फ्यूअर लाइन ऑफ के स्पेस फिल होती है ड्यूरिंग दी स्कैनिंग तो जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है रिड्यूस्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जितनी कम लाइंस होगी के स्पेस के अंदर उतना ही कम रिजोल्यूशन होगा, तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच मेथड एक्सेलरेट्स के स्पेस फिलिंग बाय एक्वायरिंग मल्टीपल लाइंस पर TR। स्पिन इको इमेजिंग, ग्रेडियंट इको इमेजिंग, टर्बो स्पिन इको, फास्ट स्पिन इको और T1 वेटेड इमेजिंग। कौन सा मेथड से हम के स्पेस की फिलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो है हमारा टर्बो स्पिन इको और फास्ट स्पिन इको। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंगल TR जो होता है उसी के अंदर हम मल्टीपल 180 डिग्री पल्सेस जो है इसके अंदर देते हैं और एक ही टाइम में हम क्या खूब सारी जो के स्पेसेस को फिल कर लेते हैं, मल्टीपल लाइंस को हम फिल कर लेते हैं पर TR के अंदर, सिंगल TR के अंदर। तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, फास्ट स्पिन इको और टर्बो स्पिन इको। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म पार्शियल के स्पेस एक्विजिशन इज यूज टू। पार्शियल के स्पेस एक्विजिशन को क्यों यूज़ किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए, रिड्यूस स्कैन टाइम, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट और एनहेंस फैट सप्रेशन। पार्शियल के स्पेस टर्म जो है वो यूज़ की जाती है
पार्शियल के स्पेस से क्या होता है कि जो स्कैन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि के स्पेस अगर फुल कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कैनिंग है उसके अंदर हमें कम टाइम लगेगा, तो रिड्यूस हो जाएगा स्कैन टाइम, तो स्कैन टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, फिलिंग ओनली पार्ट ऑफ द के स्पेस रिकंस्ट्रक्टिंग द रेस्ट इज कॉल्ड। अगर हम जो ये के स्पेस है इसका केवल कुछ ही पार्ट हम फिल कर रहे हैं और बाकी को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं खुद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल फुरियर और हाफ फुरियर इमेजिंग। और ये इसकी वजह से क्या होती है, हमें फास्ट इमेजिंग देखने को मिलती है एमआरआई के अंदर, जो हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, एब्डोमेन इमेजिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो है मूवमेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसका टाइम रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर पार्शियल फुरियर और हाफ फुरियर इमेजिंग के अंदर। तो ये हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर हम पार्शियल फिलिंग करते हैं के स्पेस की और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बाकी के पार्ट को हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच एक्सिस ऑफ के स्पेस इज फिल्ड वन लाइन एट अ टाइम ड्यूरिंग दिस गेम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने देखा, फेज एंड कोडिंग इज एक्सिस। इफ फ्यूअर लाइन्स इन के स्पेस आर फिल्ड व्हाट इज लाइकली द रिजल्ट। अगर कुछ ही लाइन्स जो है के स्पेस के अंदर फिल होगी तो क्या देखने को मिलेगा हमें, जो स्कैन वो जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। विच मेथड एक्सेलरेट्स के स्पेस फिलिंग बाय एक्वायरिंग मल्टीपल लाइन्स पर TR। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, टर्बो स्पिन इको एंड फास्ट स्पिन इको इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म पार्शियल के स्पेस एक्विजिशन इज यूज्ड टू reduce scan time. Filling only the part of the K space, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गए, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यू कैन स्किप देम। क्वेश्चन नंबर 52, T2 star includes the effects of RF pulse duration, gradient echo distortion only, magnetic field inhomogeneities plus spin interactions and TR and TE together। T2 स्टार इफेक्ट जो होता है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, T2 स्टार सबसे पहले देखते हैं कि T2 स्टार क्या होता है। T2 स्टार जो है हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस होते हैं, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज होते हैं वहाँ पे हम 180 डिग्री पल्स का यूज़ नहीं करते, 180 डिग्री पल्स का हम यूज़ नहीं करें तो उससे क्या होगा कि रिफोकसिंग नहीं होगी, और रिफोकसिंग नहीं होगी जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, T2 स्टार। क्या देखने को मिलता है, T2 स्टार। ये जो 180 डिग्री पल्स का हम यूज़ करते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल इनहोमोजेनिटी जो होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इनहोमोजेनिटी होती है वो एलिमिनेट कर देता है, कौन, ये 180 डिग्री। अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इनहोमोजेनिटीज़ देखने को मिलती है, वो क्या कोज करता है, T2 स्टार कोज करता है। जबकि जो स्पिन इको सीक्वेंस होता है उसके अंदर हम 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव हो जाती है, तो स्पिन इको के अंदर हमें T2 स्टार देखने को नहीं मिलता। और इसके बारे में हम देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज़ होती है वो टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, स्पिन रिलैक्सेशन इनहोमोजेनिटी को कॉज करती है, ठीक है। और जो क्या करती है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का डीके कॉज करती है, बहुत अर्ली ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन का डीके कॉज करती है। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये अगर हमारा जो ये हमारा T2 डीके है, T2 डीके है, ये हमारा 30% जो है यहाँ पे सिग्नल जो है डीके हो चुका है, 30% तक सिग्नल डीके हो गया इस पॉइंट पे। ये हमारा है T2 रिलैक्सेशन, नॉर्मल T2 रिलैक्सेशन है स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा T2। लेकिन अगर इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज रिमूव नहीं होती है, जैसे कि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो फटाफट से जो है डीके होंगे प्रोटॉन्स, और उसके अंदर हमें 37% डीके जो है सिग्नल का वो फटाफट से देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है हमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज एंड स्पिन इंट्रैक्शन दोनों की वजह से। तो यहाँ पे 37% सिग्नल डीके हमें फटाफट से देखने को मिल गया।
इसी को हम क्या बोलते हैं, T2 स्टार। T2 स्टार इसका एक फॉर्मूला होता है 1/T2 स्टार इज इक्वल्स टू 1/T2 प्लस गायरोमैग्नेटिक रेशो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। दिस इज़ ऑल अबाउट द T2 स्टार। और T2 स्टार जो होता है इसकी किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज और स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। TR एंड TE आर यूज टू कंट्रोल रिपीटिशन टाइम और टाइम ऑफ इको जो होता है वो हम किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि TE और TR होता क्या है। TE होता है टाइम टू रिपीट, टाइम टू इको, एंड TR होता है टाइम टू रिपीट। टाइम टू रिपीट का मतलब यहाँ पे जो ये TR है टाइम टू रिपीट, इसका मतलब है कि एक RF पल्स जब हमने दी, एक RF पल्स जब हमने दी स्टार्ट ऑफ दी 1 RF पल्स, और जब दोबारा से हमने एक RF पल्स दी, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिपीटिशन। स्पिन स्पिन सीक्वेंसेस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम 90 डिग्री RF पल्स देते हैं, फिर 180 डिग्री RF पल्स देते हैं, देन फिर से हम 90 डिग्री RF पल्स देते हैं। तो ये 90 डिग्री RF पल्स और 90 डिग्री RF पल्स के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिपीट। और जो स्पिन टाइम टू इको होता है वो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 90 डिग्री से 180 डिग्री पल्स का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम टू इको। मतलब कि जब हमने RF पल्स दी और 180 डिग्री पे क्या होता है, सिग्नल का रिसेप्शन होता है, सिग्नल को रिसीव करता है, तो उस टाइम पे टाइम RF पल्स जब हमने दी और इको को जब हमने रिसीव किया, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ इको। अब हम देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं, इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट को कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम शॉर्ट TR और शॉर्ट TE का यूज़ करते हैं, शॉर्ट TR एंड शॉर्ट TE, तो हमें देखने को मिलती है T1 वेटेड इमेज। अगर हम लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE का यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है, T2 वेटेड इमेज। अगर हम लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE का यूज़ करते हैं तो हमें देखने को मिलती है क्या, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज। क्या देखने को मिलती है, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज। इस तरीके से जो है अब तीनों इमेजेस जो होती है T1 वेटेड, T2 वेटेड और प्रोटॉन डेंसिटी, तीनों के अंदर क्या है, हमें कंट्रास्ट अलग अलग देखने को मिलता है। T1 वेटेड के अंदर हमें फैट ब्राइट दिखता है, T2 वेटेड के अंदर हमें फ्लूइड ब्राइट दिखता है। और प्रोटॉन डेंसिटी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। तो यही क्या कर रहे हैं, जो TR है TE है, यही किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है फ्लूइड का, फैट का, अलग अलग सब्सटेंसेस का, उसको अफेक्ट कर रहा है। तो TR और TE जो है वो किसको अफेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करते हैं हमारे इमेजेस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट इन हमारे इमेजेस। इसके TR और TE जो है इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। TR और TE जो है इसकी क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज़ होती है। उन वैल्यूज़ को भी एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम कितनी कितनी वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा स्पिन इको सीक्वेंस और ये हो गया हमारा ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। जो शॉर्ट TR, शॉर्ट TR, लॉन्ग TR, शॉर्ट TE एंड लॉन्ग TE। अगर हम शॉर्ट TR का यूज़ करें स्पिन इको में, शॉर्ट TR की वैल्यू होती है 300 से 800 मिली सेकेंड, लॉन्ग TR की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 2000 मिली सेकेंड, शॉर्ट TE की वैल्यू होती है 10 to 25 मिली सेकेंड, एंड जो लॉन्ग TE होता है उसकी स्पिन इको सीक्वेंस में वैल्यू होती है ग्रेटर देन 60। जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर जो शॉर्ट TR की वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 50, और लॉन्ग TR की जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 100। शॉर्ट TE की जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में वैल्यू होती है वो होती है 1 to 5, एंड लॉन्ग TE की जो वैल्यू होती है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में वो होती है ग्रेटर देन 10। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, TR और TE के बारे में। इसका आंसर क्या होगा कि जो TR और TE है वो कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करता है MRI के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम T1 वेटेड इमेजेस शो CSF। T1 वेटेड जो इमेजेस होते हैं उसके अंदर हमें CSF कैसा देखने को मिलता है, ब्राइट, इंटरमीडिएट, डार्क और इनविजिबल। T1 वेटेड इमेजेस के अंदर हमें CSF जो है वो क्या देखने को मिलता है, डार्क, क्योंकि T1 वेटेड इमेजेस जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमें देखने को मिलता है डार्क, और जो फैट होता है वो हमें अपीयर होता है ब्राइट। तो ये हो गया CSF क्या है, CSF क्या है, फ्लूइड, तो फ्लूइड हमें क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। फैट एक्चुअल में होता है ब्राइट। T2 वेटेड के अंदर भी जो है फैट जो होता है वो ब्राइट होता है, लेकिन
एज कम्पेयर्ड टू T1 वेटेड इमेज, फैट जो होता है वो कम ब्राइट होता है T2 वेटेड इमेजेस के अंदर। और जो ग्रे मैटर होता है और जो वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर जो होता है हमें वाइट दिखता है T1 वेटेड इमेज पे, ग्रे मैटर जो होता है वो हमें ग्रे मैटर दिखता है। तो जो जैसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर वैसा ही हमें दिखाई देता है T1 वेटेड के इमेज के ऊपर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी इमेज, एनाटॉमी के बारे में हमें बताती है T1 वेटेड इमेज। तो ये हो गया T1 वेटेड इमेज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, T2 वेटेड इमेज इज बेस्ट फॉर विजुअलाइजिंग। T2 वेटेड इमेज किसके लिए बेस्ट है? फैट, बोन, फ्लूइड, कैल्सिफिकेशन। T2 वेटेड इमेज जो होता है इसके अंदर हमें फ्लूइड जो होता है वो ब्राइट अपीयर होता है। तो T2 वेटेड इमेजेस जो होती है वो बेस्ट होती है किसके लिए? फ्लूइड और इडिमा के लिए। T2 वेटेड इमेजेस जो होती है इसको हम यूजुअली जो है पैथोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो वाइट मैटर होता है वो हमें दिखता है डार्क, और जो ग्रे मैटर होता है वो हमें दिखता है ब्राइट, ठीक है, और फ्लूइड जो होता है वो भी हमें ब्राइट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डिटरमाइंस द प्रोटॉन डेंसिटी इमेज कॉन्ट्रास्ट? डिफरेंस इन T1 ओनली, डिफरेंसेस इन T2 ओनली, डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन और हाई TE एंड हाई TR। इसका क्या है? डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन। प्रोटॉन डेंसिटी इमेज कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन के कंसंट्रेशन के ऊपर। जो बोन्स होती हैं, बोन्स जो होती है उनके अंदर हाई अमाउंट में जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में, फिर भी हमें बोन्स जो होती है वो क्या होती है? डार्क अपीयर होती है, डार्क अपीयर होती है MRI के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है कि बोन्स जो होती है उनके अंदर अबंडेंट अमाउंट में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वाई दे अपीयर डार्क, और वी कैन से हाइपो ऑन दी MRI images. Next question number 57. What is K-space in MRI? Image domain, frequency domain, storing raw data before image reconstruction, color encoding space और place where protons are. ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या है। फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है जो कि क्या करता है? रो डेटा को स्टोर करता है बिफोर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इंक्रीजिंग द इमेज मैट्रिक्स, इंक्रीजिंग द मैट्रिक्स साइज इन MRI इम्प्रूव्स। अगर मैट्रिक्स साइज जो है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? स्कैन की स्पीड इंक्रीज होगी, SNR इम्प्रूव होगा, और इमेज रेजोल्यूशन इम्प्रूव होगा, और कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होगा। मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करने से रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होता है। कैसे इम्प्रूव होता है? जैसे कि ये है हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा 4x4 का मैट्रिक्स, और ये है हमारा 5x5 का मैट्रिक्स। ये 4x4 मैट्रिक्स है, ये 5x5 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स साइज़ तो दोनों की सेम ही है, बट इसके अंदर जो पिक्सल्स की साइज़ है वो क्या है? बड़ी है 4x4 के अंदर। 5x5 वाले के अंदर पिक्सल्स की साइज़ छोटी है। ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया तो हो सकता है कि आपको अच्छे से मतलब कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब मैट्रिक्स साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, मैट्रिक्स साइज़ को इंक्रीज़ करने से क्या होता है? पिक्सल्स की साइज़ जो है वो क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, क्योंकि फील्ड की साइज़ तो सेम ही है। पिक्सल्स की साइज़ क्या हो गई? यहाँ पे छोटी हो गई है, और पिक्सल्स की साइज़ जितनी छोटी होती है रेजोल्यूशन उतना बेटर होता है। तो मैट्रिक्स साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा? इमेज रेजोल्यूशन इंप्रूव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट पैरामीटर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्कैन टाइम? कौन से पैरामीटर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्कैन टाइम के ऊपर? TE, TR, फील्ड ऑफ व्यू और स्लाइस थिकनेस। इसका सिंपली आंसर होगा TR, टाइम टू रिपीट, क्योंकि TR जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें टाइम लगता है किसके अंदर? स्कैनिंग के अंदर। सिंपली TR ज़्यादा, स्कैन टाइम ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट हैपन्स इफ़ द नंबर ऑफ एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड? अगर नंबर ऑफ एक्साइटेशन को हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशो इंप्रूव होगा, या फिर T1 रिलैक्सेशन रिड्यूस होगा। नंबर ऑफ एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करने से सिंपली क्या होता है? इसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है जहाँ पे क्यूज़ के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस रोज़ अपलोड होते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके टेलीग्राम लिंक के थ्रू ज्वाइन करके। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं।